किसी भी देश के भविष्य में वहां के कानूनों का बहुत ही अहम रोल होता है। और लोकतंत्र की बात करें तो कानून बनाने या प्रेवलेंट जो लॉज हैं, कानून है, उनको बदलने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास होती है। इसी वजह से डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसी मंदिर में कुछ पुजारी भी हैं। आज उनकी वर्किंग पर ही हमें बात करनी है। इस इशू को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए सबसे पहले हम इश्यूज पर बात करेंगे, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या सही में जबरदस्त अचीवमेंट हो रहा है हमारी पार्लियामेंट में, और उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बनते हैं। जरा हेडलाइंस देखिए। विद 30 बिल्स एंड काउंटिंग 17th लोकसभा ब्रेक्स 1952 रिकॉर्ड। या तो 1952 में लोकसभा ने रिकॉर्ड बनाया था नंबर ऑफ बिल्स पास करके, मतलब कानून लागू कराने का, या फिर ये प्रेजेंट लोकसभा है। जब मैं 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो यानी कि 2019 से 24 तक की बात कर रहा हूं। फिर 35 बिल्स पास, 37 सिटिंग्स। अब यहां सोचने वाली बात हो जाती है, 35 बिल्स पास हुए 37 सिटिंग्स में। सिटिंग मतलब कि इससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्स को तेजी से पास कराने में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डिस्कशन को, डेलिब्रेशन को, विच इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब जरा ये स्टेटमेंट देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। यू कैन कोट दिस, राइट? व्हेन वी कम टू पार्लियामेंट वी शुड फॉरगेट अबाउट पक्ष एंड विपक्ष। जब आप संसद में हैं तो फिर आपको अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ये डिस्टिंग्विश करना ही नहीं है। आप सभी पार्लियामेंटेरियंस हैं और आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो देश की डिमांड है, जो नीड है, उसके हिसाब से कानून यहां से बनने चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट इश्यूज विद अ निष्पक्ष, यानी कि पक्ष विपक्ष को भूलना है और निष्पक्ष हो जाना है। स्पिरिट एंड वर्क इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, इसको ऐसे में भी कोट कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस शुड बी द सेंस ऑफ आवर पार्लियामेंटेरियंस व्हेन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अब जरा कुछ इश्यूज पर बात कर लें। अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो अटेंडेंस एंड डिसरप्शन का इशू। अगर प्रेजेंटली आप ध्यान दे रहे हो तो अटेंडेंस का तो कंटिन्यूस चलता है, पिछले कुछ समय में डिसरप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डिसरप्शंस का मतलब है कि अपोजिशन पार्टी मेंबर्स पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, उस सदन की कार्रवाई, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो जो भी स्पीकर होता है, यानी कि लोकसभा में चेयरमैन, राज्यसभा में, उनको सेशन को उस समय के लिए, मतलब वो जो सिटिंग होती है उसको एडजर्न करना पड़ता है। तो नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर्स, हमारे मनी पर एक्चुअली ये संसद काम करती है और हमारे लिए काम करती है। तो अटेंडेंस एंड डिसरप्शन के इशू के हमें रीजंस पर जाना है कि एक्चुअली अटेंडेंस का इशू है क्यों। आप कहेंगे कि सर वो उनकी मर्जी है, वो नहीं आते, हम क्या करें? नहीं, एक्चुअली किसी भी सिस्टम में अगर पीपल सेंट्रिक आप डिसीजन को रखेंगे तो वहां पर गलती होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो दोष आप उस एमपी को मत दीजिए, दोष आप रूल्स को दीजिए। क्या आपने एक बहुत ही क्लियर कट मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिससे कि लोगों का रुझान, मींस मेंबर्स का रुझान अटेंडेंस में रहे? अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन करते हैं कि देखिए, जो दिन आप पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे उस दिन आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं है। और एक हमने बैंड बना दिया, इससे ज्यादा अगर आप एब्सेंट रहते हैं बिना वाजिब कारणों के, और उसकी वाजिब की भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए, उसमें भी ऐसा नहीं चाहिए पॉलिटिकल एक्चुअली इंटरफेरेंस है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनका रुझान अटेंडेंस की तरफ रहेगा? क्योंकि अगर एक टाइम बैंड हमने बना दिया, इसके बियॉन्ड भी अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो उसके बाद आपके फर्दर पॉलिटिकल करियर पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, जैसे कि उसके इतने सालों तक आप संसद का भाग नहीं बन सकते। तो आज हमारे देश को ऐसे कानूनों की जरूरत है। आप दोषारोपण नहीं कर सकते केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर। बहुत हो गया ये 75 साल की। अभी हम बेसिकली 15 अगस्त को हम अमृत महोत्सव बनाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो और ये डिस्कशन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ बदलावों को लाने के लिए। अब डिसरप्शन की बात करें, आप कहेंगे सर अपोजिशन वाले हैं, उनका काम ही होता है डिसरप्ट करना। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, जब मैं अपोजिशन की बात करता हूं तो 3 चीजें हम मानते हैं कि भाई अपोजिशन की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो सवाल करना, तो अपोजिशन को वाजिब सवाल करने चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म जरूरी है लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना, ऐसा नहीं है देश के भले का काम होने जा रहा है और आप इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इससे तो वाहवाही सरकार को मिल जाएगी। तो क्वेश्चनिंग जरूरी है बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट? अब क्वेश्चनिंग के बाद आप अल्टरनेटिव भी तो प्रोवाइड करें, यानी कि आपने सवाल किया और क्वेश्चनिंग में आपने अपोज किया, ठीक है, इस मुद्दे को, लेकिन अल्टरनेटिव भी तो दें कि ऐसा नहीं तो फिर कैसा।
तो दिस शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपोजिशन। मैं आपको बताऊं, जब पॉलिटिकल पार्टी हम शब्द यूज करते हैं तो जेन्युइनली ये माना जाता है, मतलब प्रैक्टिकल पैरेलेंस में, कि पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअली मेजर काम तो क्या होता है, जब वो रूल करती है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई इलेक्शन में फाइट करना है और फाइनली हमें रूलिंग पार्टी बनना है। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बट मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। कारण पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हो सकती हैं जो भी रूलिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन का कोई काम नहीं है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है जनता से जुड़ना, जनता की समस्याओं को सुनना, और अगर रूल कोई और कर रहा है तो उसके सामने रखकर उसका काम कराना। लेकिन हमारे यहां जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं जब चुनाव आने वाला होता है। बाकी टाइम कहती हैं अब क्यों अपनी एनर्जी पैसा खर्च करें, जनता की जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म है, तभी हम उठेंगे और तभी हम करेंगे। और इस बीच रूलिंग पार्टी जिस तरीके से काम करना चाहती है उस तरीके से करती रहती है। तो दिस शुड एक्चुअली चेंज, राइट। अब डिसरप्शन का एक और कारण सुनिए। हमारे यहां जो पार्लियामेंट को बुलाया जाता है, मीन समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट की सलाह पर करते हैं। हमारे देश में कोई कैलेंडर नहीं है पार्लियामेंट का, मींस कि भाई इतनी बार इस टाइम से इस टाइम तक आपको मिलना है, इतना टाइम रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के पास होगा, इतना टाइम अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स के पास होगा। ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं हमारी पार्लियामेंट में। तो आपको ये लगता है दिस शुड बी रिफॉर्म्ड? आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि कैलेंडर डिसाइडेड नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहता है कि देखो ऐसा है, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस में, तो यानी कि मिनिमम 2 बार तो आपको मिलना ही है। अभी एज ऑफ नाउ हमारी पार्लियामेंट 3 बार मिलती है, राइट, जिसको हम 3 सेशंस कहते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। हालांकि ये 3 शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए हैं, राइट। तो अब कैलेंडर की जरूरत क्यों? वो इस वजह से क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि हमें जब समय ही नहीं देते आप पार्लियामेंट में आवाज उठाने का, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके एजेंडा के हिसाब से ही पार्लियामेंट चलती है। तो अगर हम अपनी आवाज ना रखें, अपोज करके, डिसरप्ट करके, तो फिर हम आ ही क्यों रहे हैं? मुद्दा इनका भी जायज है। तो चलिए डिटेल में जाएंगे इसके भी। मनी बिल एंड रूट। अब देखिए, ये आरोप लगता है कि कितनी बार सरकार क्या करती है, ऐसे बिल, ऐसे विधेयक जो कि धन विधेयक, मनी बिल नहीं होने चाहिए थे, अपने स्पीकर पर प्रभाव के द्वारा उनको मनी बिल घोषित करा देती है। क्योंकि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, ये लोकसभा स्पीकर के पास केवल पावर होती है। ओनली लोकसभा स्पीकर कैन डिसाइड। एंड लोकसभा स्पीकर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहां से होता है? रूलिंग पार्टी से होता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है। और जाहिर सी बात है, लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी के मेंबर्स की है। तो कहते हैं अपने वाले को ही हम वहां पर बैठाएंगे। अब मुद्दा यह है कि अगर ये इनको मनी बिल घोषित कर दें तो इससे होता क्या? इससे होता यह है कि जो राज्यसभा की पावर है वो मनी बिल में नहीं है। ये मैक्सिमम केवल 14 दिन के लिए उसको रोक सकती है। तो मुद्दे की बात यह हुई कि अगर मैं पता है आधार बिल को हमें पास कराना है, अगर ये सामान्य बिल की तरह हुआ तो हो सकता है राज्यसभा उसको अटका दे और राज्यसभा में रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी ना हो। तो अगर इसको मनी बिल घोषित कर दिया तो लोकसभा में तो मेजोरिटी है ही ना, तभी तो सरकार है। तो लोकसभा से पास कराएंगे, राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती, और फिर पास कराकर प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे, साइन कराएंगे, एक्ट बना देंगे। ऐसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ा इशू पिछले कुछ समय से चर्चा में था। सरकार कह रही थी ये इलेक्ट्रोल फंडिंग में एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है इलेक्शन कमीशन से कि आपको जानकारी है क्या, ये सारी जानकारी आपके पास आती है क्या कि किसने किस पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग की? इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हमें तो नहीं आती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर ये ट्रांसपेरेंसी कैसे? तो यानी कि इससे जुड़े सवाल भी उठते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, FCRA रेगुलेशन को चेंज करना, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग बाहर से आ सकती है ऑन रिलैक्स नॉर्म्स, तो इस पर भी सवाल उठे हैं। तो कहने का मतलब है ये 2 इश्यूज, इसके अलावा भी हैं। जैसे थर्ड इशू है नो बिल स्क्रूटनी। नो बिल स्क्रूटनी का मतलब देखिए, कोई बिल आता है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ये कहता है कि आप उस डिपार्टमेंट विशेष से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष इसको रखें, ठीक है। और फिर वो जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो उस पर जांच करेगी, साथ में जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, आम जनता, उनसे कहेगी भाई आप क्योंकि अगर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपको ये बिल प्रभावित करता है तो आप अपनी एडवाइस हमें भेजिए, सलाहें हमें भेजिए। आपके जो सलाहें हैं उनको हम चर्चा रखेंगे और फिर हो सकता है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, या आपकी सलाह के बेसिस पर हम कुछ चीजें उससे हटा दें। और बैक टू दिस बिल एक्चुअली अगेन गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस इन द पार्लियामेंट। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन जरा डेटा देखिए। अभी
2021 पार्लियामेंट विंटर सेशन एंड 60% ऑफ द बिल्स पास्ड विदाउट स्क्रूटनी। विदाउट स्क्रूटनी मतलब उसकी डिपार्टमेंटल कमेटी से कोई स्क्रूटनी हुई नहीं। एक और डेटा आपको दिखाता हूं। 14th लोकसभा 2004 से 2009 के बीच में 60% बिल्स वर स्क्रूटनाइज्ड। 15th लोकसभा 71%, 9 से 14, 14 से 19 में 26% और 17 लोकसभा में जब का ये डेटा है तो 5%। तो यानी कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब उनको गुंजाइश नहीं है स्क्रूटनी कराने की डिपार्टमेंटल, क्योंकि जो बिल प्रेजेंट कर रहा है वो मानकर चल रहा है कि ये तो रुकने वाला है ही नहीं, मतलब इसमें कोई स्कोप है नहीं, राइट, इंप्रूवमेंट का। तो आप बाकी बात आप समझ गए होंगे। लोकसभा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ध्यान रखिएगा जब भी कोई बिल चर्चा में आता है, ठीक है, इट इज टेबल्ड, और अगर टेबल्ड है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, तो उनकी वेबसाइट्स पर आ जाता है। जैसे लोकसभा की वेबसाइट पर आप, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं फर्दर जूम इन कर देता हूं। जरा ये डेटा देखिए किस तरीके से ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 28/3/2022 को इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, फिर 4/4 को डिबेट / पास्ड इन लोकसभा और फिर डिबेट पास इन राज्यसभा, यानी कि 4 को यहां पर और 6 को यहां पर, और फिर फाइनली 18 को राष्ट्रपति साहब का साइन हो गया, गैजेट। नाउ अब यहां पर देखिए इस वाले बिल को देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल 2022। खासकर ये आरोप लगता है कि बजट से संबंधित, बजट तो इतना इंपॉर्टेंट बिल है, उस पर कई बार सरकार गुलेटिन मोशन का प्रयोग करती है। गुलेटिन मोशन शब्द का मतलब है कि जैसे किसी बिल को प्रेजेंट करो और फिर कहा जाए सर वी प्रेजेंट गुलेटिन मोशन, तो इसका मतलब है स्पीकर ने मान लीजिए एक्सेप्ट किया, ठीक है, हाउ मेनी इन फेवर इन गुलेटिन मोशन, मैक्सिमम पूछा कितने लोग फेवर में हैं, तो उन्होंने कहा ये, तो वॉइस वोट के थ्रू। अब लोकसभा स्पीकर जो है बहुत ही शार्प हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा वॉइस वोट के थ्रू मुझे पता लग गया जो समर्थन वाले हैं वो ज्यादा हैं और नए वालों की आवाज मुझे आ नहीं रही है। हालांकि इस पर भी क्वेश्चन उठता है कि वॉइस वोट वाला जो मेथड है उसमें डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा स्पीकर के पास होना, क्या ये सही मेथड है या इसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है, जैसे गुलेटिन मोशन सस्टेन हो जाता है उसका मतलब यह होता है कि अब इस बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस मुद्दे को वोट पर रख दीजिए। और डायरेक्ट इस मुद्दे को वोट पर रखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। 24 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ, 24 तारीख को ही वोट हो गया, और जाहिर सी बात है लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वो उसको आराम से पास करा देगी। फिर 29 तारीख को राज्यसभा में रखा गया और फिर 30 को ये फाइनली गैजेट नोटिफिकेशन में आ गया। तो देखिए ये सवाल उठता है कि देखिए जो इतने महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब यह चर्चा डेमोक्रेसी की एसेंस है। क्योंकि डिबेट डिस्कशन से ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन का कोई मेंबर हो, उसके द्वारा दिया गया सजेशन वो राष्ट्र हित में इंपॉर्टेंट हो, यानी कि आप उसको लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाई डेलिब्रेशन इज डन। तो अटेंडेंस डिसरप्शन, मनी बिल, नो बिल स्क्रूटनी, जिसके बारे में हमने बात की, और अब है एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देखो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों की पोजीशन होनी चाहिए, हाउस के थ्रू ही ये मेंबर, हाउस के ही मेंबर को चुनकर यहां पर बैठाया जाता है। एक कन्वेंशन चलती आ रही थी कि डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन पर अपोजिशन पार्टी से किसी मेंबर को रखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन का इलेक्शन ना होना यह भी सवाल खड़े करता है कि एक्चुअली अगर डेप्यूटी स्पीकर होता तो, यानी कि अगर स्पीकर नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द सेशन, तो वो ज्यादा इम्पार्शियल स्पिरिट हमारे हाउस की प्रोसीडिंग्स में लाने के लिए कारगर साबित होता। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूं। जरा क्वेश्चन देखिए। एसपीजी ग्रुप एक्ट 1988 वाज पास्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी कि जो कानून लाया गया था यह किस लिए लाया गया था। ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिक्योरिटी देने के लिए प्रधानमंत्री और फॉर्मर जो प्रधानमंत्री के लिए, इंडिया लैंड बॉर्डर, इंडिया वाटर बॉर्डर्स। आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, लास्ट में इसका आंसर मिलेगा। नाउ अब देखिए मैंने आपको कहा डिसरप्शंस का एक कारण क्योंकि कैलेंडर नहीं है, देयर शुड बी सम ऑफिशियल कैलेंडर। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते रहिए, लिखते रहिए कीवर्ड को। एक क्वेश्चन यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स से, जीएस पेपर 2 में। इस वीडियो के बाद आपसे गलती नहीं होने वाली, आपका इतने पॉइंट रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, विम्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है हमने समन कर दिया सेशन को, सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति प्रोरोग कर देते हैं सेशन को। प्रोरोग का मतलब होता है उस सेशन का अंत, और बीच की प्रोसीडिंग से उसमें स्पीकर है वहां पर, स्पीकर रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी से है, तो इस वजह से सरकार का एक्चुअली मेजर वहां पर रोल रहता है। जो अपोजिशन मेंबर्स हैं कई बार वो जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, दे आर नॉट अलाउड टू डिबेट इन द बिल, क्योंकि डायरेक्ट उस मुद्दे को अगर वोट पर रख दिया तो उनके डिबेट
रखी नहीं गई, राइट। तो ये तो वाली बात होगी, गजब बेइज्जती है। एक तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए, अपोजिशन मेंबर हैं, जिम्मेदारी है हमारी सरकार से सवाल करना। तो मुझे बताइए, अगर ये सरकार से सवाल करेंगे, कहेंगे कि हम आपसे जवाब पूछना चाहते हैं इस मुद्दे पर, स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं इसका समय नहीं है अभी, तो एक्चुअली ये वाली बात होगी ना कि आप अकाउंटेबिलिटी रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कहां रख रहे हैं, रख ही नहीं पा रहे हैं, राइट। जबकि ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी किससे है, केवल रूलिंग पार्टी से थोड़ी ना, अपोजिशन से भी है, राइट। तभी तो चेक रहेगा उन पर। नाउ पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं हमारे, बहुत ही उसमें स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन है। और जब भी हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात, फॉर एग्जांपल स्पीकर, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर अबाउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा, ये पावर किसके पास है, तो आप में से अगर कोई कहेगा कि सर हमने सुना है सर वो तो सुप्रीम कोर्ट है टॉप मोस्ट इंटरप्रेटर, तो ये बात गलत होगी। कारण जब मैं लोकसभा की बात करता हूं तो टॉप मोस्ट इंटरप्रेटर केवल स्पीकर महोदय हैं, राइट। तो ऐसे में स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हो गया है स्पीकर महोदय के नाम पर, और स्पीकर महोदय कई बार डेमीगॉड की तरह काम करते हैं। यानी कि डेमीगॉड का मतलब है अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। वो खुद बताएंगे कि देखो कब मुझे लग रहा है कैओस हो रहा है, कब एडजर्नमेंट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पे अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर आवर डेमोक्रेसी। देखिए, अब जब उनको स्कोप नहीं मिलता अपोजिशन मेंबर्स को, तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से मिस मृदुला राघवन कहती हैं कि अब वो करें तो करें क्या, राइट। तो इस प्रैक्टिस को देखिए, कई बार तो कुछ अपोजिशन मेंबर्स ऐसे होंगे वो तो केवल अपनी आपको लाइमलाइट में लाने के लिए डिसरप्ट करेंगे, ठीक है, उनको तो हम रखते हैं कि ये तो अलग केस है। लेकिन जो जेन्युइनली सवाल उठाना चाहते हैं उनको सवाल के लिए आप जगह नहीं दे रहे, तो अगर आप उनको थोड़ा जगह देने लग जाएंगे, आप स्टैंडर्ड सेट कर दें कि भाई इतने क्वेश्चंस और इतना टाइम जो है अपोजिशन के लोगों को दिया ही जाएगा, तो ऐसे में उनकी जो टेंडेंसी है, अभी जैसे कितने सारे अपोजिशन मेंबर्स वहीं पर उन्होंने अपने सोने का प्रबंध भी पार्लियामेंट में कर लिया है, वो उनका एक तरीका है विरोध करने का, तो ये टेंडेंसीज एक्चुअली कम हो जाएंगी। नाउ व्हाट कैन बी डन, सॉल्यूशंस क्या है, क्रिस्प सॉल्यूशंस आपके लिए। सबसे पहले तो देखो, रिपीटेड डिसरप्शन से बचना है तो क्या करें, एक कैलेंडर इशू कर दे, जो हमने भी बताया, ठीक है। दूसरा, अभी क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऐसी लगती हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए हैं, यानी कि सरकार के जो मुद्दे हैं, ये बिल हमें पास करना, इतने समय में करना, पार्लियामेंट उसके लिए काम करती है। जबकि पार्लियामेंट केवल इसके लिए थोड़ा है, पार्लियामेंट तो ये भी है कि जो मुद्दे अभी सरकार नहीं देख पा रही, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाए, राइट। अगर कोई पुराने बिल हैं उसमें भी अगर आपको कुछ बदलाव की बात लगती है तो वो बदलाव लाया जाए। यहां से एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन बनता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपीज हैं, वो एक्चुअली आपके लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव होने की बजाय पार्टी मेंबर की तरह ज्यादा काम करते हैं पार्लियामेंट में? ये भी एक महत्वपूर्ण डायमेंशन बनती है। यूपीएससी यहां से डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को यूज करके मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ध्यान रखिएगा, उसका डायमेंशन अलग है, राइट। उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी आ जाएगा। अभी हमारा फोकस किस पर है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है। अभी हालात क्या है, अगर नो अटेंडेंस का केस हो तो सैलरी कट करना स्टार्ट कर दो, तो जाहिर सी बात है फिर उनको लगेगा कि यार सैलरी कट हो रही है तो चलो आना ही चाहिए कम से कम। कितने सारे ऐसे लोग होंगे। एजुकेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे देश में। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन शुड बी द स्टैंडर्ड एक्चुअली क्वालिफिकेशन इफ एनीवन वांट्स टू बिकम अ लोकसभा और राज्यसभा एमपी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? शायद आप में से काफी लोग कहेंगे सर हमें अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना है तो हमारे लिए अगर मैंडेटरी है, इनके लिए भी करो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब हम मेंबर्स की ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए झारखंड का कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, वहां पर ऑन एन एवरेज जो लोग हैं उनकी मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो मान लीजिए 10th है या 12th है, ठीक है, मानकर चल रहा हूं 10th है, ठीक है। अब आपने अगर ये रूल बना दिया कि भाई केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कम से कम ग्रेजुएट हो। अब आप तो ग्रेजुएट हैं, अब वहां पर उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन ट्राइबल्स में कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, तो आपको नहीं लगता आपने तो उनका अधिकार छीन लिया है? वो अगर उनके बीच का अगर कोई व्यक्ति होता जो उनकी जमीनी समस्याओं को समझता है, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके अंदर जज्बा है कुछ बदलाव लाने का, वो जेन्युइनली काम करना चाहता है, तो उसको ट्रेन किया जा सकता है, रिगरस ट्रेनिंग कराई जा सकती है, राइट। तो केवल ग्रेजुएशन एज अ क्राइटेरिया से कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हम पॉलिटिकल राइट्स छीन लें। तो इस वजह से मैंडेटरी प्रोविजन तो नहीं, हाँ फ्यूचर के लिए इन स्लैबिंग हम कुछ कुछ करना शुरू कर सकते हैं कि भाई पहले हमने 5th किया फिर 10th किया, इस तरीके से कर सकते हैं। ग्रेजुअली हम इंश्योर कर सकते हैं कि इट शुड वर्क इन टेंडम विद द एजुकेशन एफर्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, राइट। लेकिन रिगरस एजुकेशन ट्रेनिंग जरूरी है, साथ में साइकोसोमेट्रिक टेस्ट भी हो बीच बीच में, मींस दे आर फिजिकली एंड मतलब दे आर मेंटली फिट टू एक्चुअली वर्क फॉर पीपल। साथ में वर्क ऑडिट हो। वर्क ऑडिट इस वजह से, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने क्या किया है अब तक, उसकी
उस बेसिस पर आपका अप्रेजल होगा। अभी क्या है, फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा फिक्स है। पेंशन तो है ही है, भले हम एक दिन के लिए बने, राइट। इसकी जगह अगर वर्क ऑडिट एंड अप्रेजल सिस्टम लाया जाए, आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो दोष उनको मत दीजिए, दोष सिस्टम का है। सिस्टम में ट्वीकिंग्स करिए, बदलाव आएगा। नाउ जेंडर सेंसिटिव, कई बार हम देखते हैं कि कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस जेंडर इनसेंसिटिव कमेंट्स कर देते हैं, तो ये पैट्रियार्की को दर्शाता है। अभी हम देखते हैं कि अभी जो नंबर ऑफ विमेन है हमारे पार्लियामेंट में वो कम है, तो आप कहेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर विमेन पर्सपेक्टिव आएगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, दैट इज गोइंग टू इंप्रूव थिंग्स, राइट। तो ये भी शो करेगा कि एक्चुअली आवर पार्लियामेंट इज मोर इंक्लूसिव, है कि नहीं। तो इनकी ट्रेनिंग यहां पर होनी चाहिए, जिससे कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो सबके लिए अच्छा बन सके। रिपोर्ट कार्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में पब्लिश करिए, मैंडेटरी, कि इन्होंने आपने अपने एरिया से एमपी भेजे थे, इन्होंने आज तक इतनी तो इनकी अटेंडेंस रही है, इन्होंने इतने सवाल पूछे हैं, इतने डिबेट्स में एंगेज हुए हैं, और आप इनको जो अलॉट किया गया था पैसा आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसमें से ये काम हो पाए हैं। तो ऐसे में जनता एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगी। हालांकि इस रिफॉर्म का विरोध होता रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता दिस शुड बी अ रिफॉर्म? तो आप अपने आंसर में कोट कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर है प्रधानमंत्री एंड फॉर्मर प्रधानमंत्री। क्लियर है बात? अब जरा मीन्स का क्वेश्चन देखिए। डिस्कस द पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेसी, यानी कि किन मायनों में, किन मानकों पर आपको लगता है कि हाँ, जो पार्लियामेंट है किसी डेमोक्रेसी की, वो अच्छे से काम कर रही है। नाउ एग्जामिन, इसी कंटेक्स्ट को आपको एग्जामिन करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन प्रेजेंट टाइम। क्लियर है बात? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।